अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क की जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में हम सियासत और मीशत की तरफ तो बहुत तवज्जो देते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि मुल्क की तरक्की जो हो वो सियासत और मीशत की थ्रू हो, और सियासत और मीशत की तरफ तरक्की हो रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी मुल्क की तरक्की के लिए क्या बुनियादी चीज़ सिर्फ मीशत है या सियासत है? मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा जो चीज़ें रहती हैं वो रहती है तरबियत, और वो तरबियत होती है। वो तरबियत कहाँ से होती है? वो तालीम से होती है। जिस मुल्क के अंदर तालीम के शोबे को बिल्कुल ही इन्हात पजीर समझा जाए, उसे एक थर्ड ऑप्शन के तौर पर समझा जाए, उसे पसे पुश्त रखा जाए, तालीम को हम ये समझे कि जनाब के एक नौकरी का जरिया है या रोजगार का जरिया है, तो ये गलत है। तालीम जो है वो इंसान को इंसान बनाती है। तालीम इंसान को अल्लाह का बेहतरीन मखलूक बनाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तालीम हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो चीन तक जाओ। उस ज़माने में चीन काफ़ी दूर हुआ करता था, जहाज़ या दूसरे कम्युनिकेशन से नहीं हुआ करती थी। अब सवाल ये पैदा हो कि हमारे मुल्क की हालत बशमुल कराची और पूरे मुल्क को देख लें तो तालीम जो है हमारे यहाँ बराए फ़रोख्त है। सरकारी सतह पर तालीम की इन्हात पजीरी की वजह से प्राइवेट शोबा जो है उसने बहुत जल्दी ग्रो किया, और इसमें कोई शक नहीं है कि तालीम के शोबे को जिस तरह रीढ़ की हड्डी की तरह उन्होंने सहारा दिया, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ कुछ मनफी पहलू भी आए, वहाँ पर कुछ दीगर जो चीज़ें भी आएँ कि जनाब आली के वो एक बहुत सारे जो इदारे थे तालीम के, वो एक रोज़गार का ज़रिया बन गए और एक बिज़नेस बन गया। इससे आवाम के अंदर एक छोटी सी एहसास कमतरी हुई। सरकारी स्कूलों में जो भी आपको बरात मिलती हैं या प्राइवेट स्कूल में जो भी बरात मिलती हैं, उसकी वजह से हर वालिदैन के एक एहसास कमतरी में मुब्तला हुए हैं। पैसे वाले बहुत अच्छी अच्छी फीसें दे के बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, गरीब बेचारे जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं जहाँ के बेंचेस भी नहीं होती। तो कराची में तो कम से कम बेंचेस जो है टूटी फूटी होती हैं, लेकिन पूरे सिंध का तो यह हाल है कि स्कूलों को औताक बनाया हुआ है वडेरों ने। तो तालीम की जो बुनियादी चीज़ है वो ऐसी चीज़ है कि तालीम होगी तो आप सियासत में तरक्की करेंगे, तालीम होगी तो आप मईशत में तरक्की करेंगे, तालीम होगी तो आप दुनिया में आपका बुलंद मकाम होगा। तो आज इसी चीज़ को हम मौजूद बहस बनाएंगे, और मौजूद बना के जो हमारे स्टूडियो में हमारे जो मेहमान जीनत बने हैं हमारे आज, उनसे मैं आपको तारुफ कराऊंगा। उसके बाद हम मजीद जो है गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपके जो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब मोहम्मद अख्तर आरई साहब हैं। मोहम्मद अख्तर आरई साहब जो हैं ये सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन सिंध के सदर हैं, और दूसरे मेहमान जो हमारे हैं दानिशुज़्ज़मा साहब जो है चेयरमैन PSMA प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन है, ये मेंबर स्टैंडिंग कमेटी सिंध के भी हैं। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब मोहम्मद हनीफ जदून साहब जो है चेयरमैन अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के। तो मैं तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ आए। और दानिश, आपके फादर से तो मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं कि मतलब कि माशाल्लाह वो काफ़ी काम भी किया। बाकी अख्तर आरई साहब को हम बहुत अरसे से जब से मीडिया में आया मैं देखता रहा हूँ। जदून साहब मेरी पहली मुलाकात हुई है। बिल्कुल, नो डाउट। हाँ, जदून साहब से पहली मुलाकात हुई मेरी हमेशा जो रही। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं, इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, और सबसे पहले मैं अख्तर आरई साहब की तरफ आते हैं। अख्तर साहब, क्या इस बात से इत्तफाक करेंगे कि हमारे यहाँ जिस तरह के एक इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, टेक्सटाइल मिले हैं, आपके फ्लोर मिले हैं, इसके मुख्तलिफ जो गारमेंट की फैक्ट्रीज है वो अपनी जगह है, क्या स्कूल्स भी अब उसी सफ में शामिल हो गए हैं, प्राइवेट स्कूल्स? देखिए, कुछ लोग इसको इसी तरह समझते हैं, जिस तरह से बड़ा ज़बरदस्त आपने तारुफ दिया और उसमें बड़ी हकीकत पसंदाना गुफ्तगू की आपने। देखें, इंडस्ट्री नहीं है ये। अगर ये इंडस्ट्री होती तो इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया जाए। ये इम्यूनिटी है, ये सर्विस है। मुझे दिल चाह रहा है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो एजुकेशन के लिए लॉ बनाया गया, जब इमरजेंसी नाफिज की गई, और फिर अगर हम पहला लॉ प्रॉपर बना नहीं था 1963, और फिर 68 तक के जो लॉज थे उनके अंदर यहाँ तक इमरजेंसी थी कि आप दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ाइए, आप स्कूल कायम कीजिए, और छोटा स्कूल कायम कीजिए, क्लास का कायम कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान को पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर जब वो कोशिश जारी रही तो फिर जब एक बाकायदा कानून आया, तो उस कानून के बाद आपने देखा होगा कि अक्सर जिक्र होता है आर्टिकल 25A का,
जब आर्टिकल 25 जो है वो वेलफेयर आर्टिकल है, जिसमें ए का जिक्र है कि गवर्नमेंट स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कि क्वालिटी एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन 5 साल से लेकर 16 साल तक के पाकिस्तानी बच्चे को देगी, मगर सरकारी सतह पे देना। तालीम और सेहत गवर्नमेंट की, सरकार की जिम्मेदारी है, और तरबियत का आगाज़ वो घर से शुरू होता है, मगर उसके बाद उस्ताज़ा उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। बेशक। अब हुआ क्या कि बाद में आपने देखा कि भुट्टो साहब ने इसको नेशनलाइज कर लिया। जब नेशनलाइजेशन हुई, इंडस्ट्रीज भी नेशनलाइज हुई, क्योंकि आपने सवाल भी इंडस्ट्री का किया, उसके तो साथ ये उसके साथ एग्जैक्टली 73 में बिल्कुल उस वक्त जो है इस इम्यूनिटी को, इस सर्विस को, इस खिदमत को भी जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनाई, क्योंकि आर्टिकल 25 से बना था। अब उसके बाद फिर जो हालात हुए, जो वाक़यात हुए, उसके बाद जनाब एक डिक्टेटर आए, उन्होंने दोबारा देखा कि हाल बेहाल हो गई तालीम भी, बहुत से मसाइल हैं, उसके साथ पॉलिटिक्स तालीमी इदारों में आ गई और बहुत से मसाइल जन्म लेने लगे। तो फिर शायद ये नेशनलाइज होने के बाद, जी नेशनलाइज होने के बाद जो अवामी कॉन्सेप्ट था, जहाँ पर कुछ बेहतरी भी आई वहाँ पर कुछ बुराइयाँ भी आई, वरना तालीमी इदारों का सियासत से क्या ताल्लुक। मगर बाद में क्या हुआ कि ज़ियाउल हक साहब ने फिर दोबारा इमरजेंसी नाफिज की। उन्होंने यहाँ तक किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्ट करेगा और हम उसको टैक्स हॉलीडेज, सारे स्कूलों को उन्होंने डीनेशनलाइज भी किया। जी, नेशनलाइज भी किया, दोबारा प्राइवेटाइज किया, और उसमें एजुकेशन सोसाइटी या ट्रस्ट के अलावा, एनजीओज के अलावा जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के तहत पे भी पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाने की कोशिश की गई। दोबारा प्राइवेट स्कूल जन्म में आए, और आपने देखा कि यहाँ दो तालीमी निज़ाम है। एक जो कैमल सिस्टम का तालीमी निज़ाम है वो प्राइवेट सेक्टर के उमरा लोगों के लिए था, इंट्रोड्यूस हुआ, और मैट्रिक सिस्टम का हाल बुरा होना शुरू हो गया था। मगर बाद में जब ये जदोजहद हुई, अगर आज प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी देर के लिए माइनस कर दें, बाकी बचेगा क्या? ये बिल्कुल, मैंने अपनी इंटरव्यू में भी यही कहा कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो इस वक्त जिस तरह के मईशत की रीढ़ की हड्डी हम कहते हैं एसएमईज को, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को, तो इसी तरह तालीम जो है, प्राइवेट स्कूल्स जो है वो मुल्क की जो तालीम है उसकी एक मईशत की हड्डी है, इससे में कोई शक नहीं है। अच्छा, आप पूरे सिंध के स्कूल के, प्राइवेट स्कूल्स के आप प्रेसिडेंट हैं? जी, मैं बेसिकली ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, एक लार्जेस्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसका मैं सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, इलेक्ट हुआ हूँ एक 1.25 साल पहले। और वैसे मैं ऑलरेडी एडिशनल चार्ज है, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं इसका रहा हूँ, सिंध का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। चलिए, गुड। दानिश साहब, माशाल्लाह मेरे सामने तो बहुत नौजवान हो, और इस नौजवानी में आपने एक जिम्मेदारी जो है वो संभाली है, इसमें कोई शक नहीं। चेयरमैन PSMA यानी कि प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, जी, फिर आप मेंबर भी हैं स्टैंडिंग कमेटी सिंध एजुकेशन के, गवर्नमेंट के साथ होंगे। आपके जो आप लोग जो एसोसिएशन बनाते हो, तो इस एसोसिएशन के कराची में टोटल स्कूल कितने हैं, पहले तो ये बता दीजिए प्राइवेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, कि आपने प्राइवेट स्कूल्स की जो भी सर्विसेज हैं उनको अप्रिशिएट किया। बिल्कुल, और ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि हमें हमेशा जो है वो तनकीद की ही नजर से देखा जाता है, लेकिन आप जो है वो हकीकी मायनों में आपने बात की। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है हमारी तंजीम का, तो पहले ये बताइए प्राइवेट स्कूल्स टोटल कितने होंगे इस वक्त? अगर पूरे सिंध की बात की जाए तो सिंध के लेवल पे तकरीबन 47,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं। ठीक है। और अगर कराची की बात की जाए तो 12,000 के करीब कराची में प्राइवेट स्कूल, छोटे बड़े, जी, अमीर गरीब, जो रजिस्टर्ड हैं। जी जी। लेकिन इसमें अगर आप उन स्कूलों को भी शामिल करते हैं जो अब तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, तो ये तकरीबन 15-16 हजार से तजावुज कराची में कर जाती है। ठीक है जी। जी, तो इतने बड़े लेवल पे जो है हम ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, आपके टोटल एसोसिएशंस कितने कराची के अंदर? देखें, एसोसिएशंस तो यहाँ बैठे हैं जी, एसोसिएशंस बहुत हैं, और सिर्फ कराची की बात की जाए तो लातादाद एसोसिएशंस हैं, हमारा बहुत से राब्ता रहता है, और हर कोई जो है अपने डोमेन में रह के इसकी सर्विसेज के लिए जो है काम कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है सारा कुछ। नहीं, काम तो कर रहा है, लेकिन बात ये होती है कि क्या एसोसिएशन की दौड़ लगी हुई है, हर आदमी एसोसिएशन बनाना चाहता है, वजह क्या है? एक जमीनी हकीकत है ये। वजह क्या? वजह ये है, इसमें मफाद है, कोई फायदा है? वजह यह है कि जैसे अगर आप हमारी तंजीम की बात करें तो हम तो प्राइवेट स्कूल्स के जो इश्यूज हैं, जो ग्राउंड लेवल पे इश्यूज हैं, उनको हल करने के लिए कोशिश करते हैं और बैलेंस करके चलते हैं
कि इश्यूज प्राइवेट स्कूल के भी हल किए जाएं और बच्चों के भी हल किए वो तो ये जाएं। भी करते हैं जी, लेकिन और यह मेरे है ख्याल कि से हर किसी का तर्ज जितून साहब अलग भी होता करते है, हैं। हाँ। हर किसी का तरीकेकार मुख्तलिफ होता है। हाँ। तो इस वजह से एसोसिएशन जो है वो बेशुमार मेरे ख्याल है कि थोड़ा सा इसकी तरफ आ जाए कि प्राइवेट स्कूल्स की जो एक इकोनॉमी, मतलब कि आप इसको भी मैं एक सेक्टर समझता हूँ, टेक्सटाइल सेक्टर की तरह, गारमेंट सेक्टर की तरह, इसमें भी सियासत है। इसमें भी सियासत आ गई है कि 20 स्कूल आपने पकड़ लिए, 40 स्कूल उसने पकड़ लिए, 60 स्कूल उसने पकड़ लिए। देखें अगर और इसके अंदर एक वो क्या कहते हैं, खेचातानी होती है, खेचातानी नहीं, होती है। ऐसा ज्यादातर नहीं है, क्योंकि हम तो जो है ना वो अक्सरियत को देखेंगे। जो अक्सरियत हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस की, आप उन्हें देखेंगे कि वो ज्यादातर बोर्ड इश्यूज से रिलेटेड, स्कूल इश्यूज से रिलेटेड जो है वो काम कर रहे होते हैं। और उसी में बोर्ड के अपने लोग डोमेन इसीलिए में- आपको ब्लैकमेल भी करते हैं, इसलिए उनको पता है कि 5 एसोसिएशन है, 6 एसोसिएशन है, 2 को अपनी तरफ कर लेंगे, 4 अगर मुखालिफ हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपका जो इत्तेहाद ना होना है, ये इत्तेहाद ना होने की वजह से गवर्नमेंट को मौका मिलता है। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि कई एसोसिएशंस हैं जो अपने मुफाद के लिए जो है वो काम कर रही होती हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी एसोसिएशंस हैं उनसे वो हमारे अलाय भी हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जो आपके एसोसिएशन schools में के- कितने स्कूल है? देखें अगर पूरे ऑल ओवर सिंध की बात की जाए तो स्कूल तो बहुत हैं, 47,000 के करीब स्कूल आपके सिंध के अंदर एसोसिएशन हैं। में जो और पाकिस्तान- हमारी तंजीम के अंदर तकरीबन 6 या 7,000 स्कूल्स होंगे जो हमारे राब्ते में रहते हैं। इन स्कूलों से आपके एसोसिएशन में आने से फायदा क्या हुआ? तलबा का फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि इस वक्त जो जितने भी रिफॉर्म्स हैं एजुकेशन के अंदर, हम उस पर काम कर सकें। हम आपस में कांटेक्ट में रहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि वो स्कूल जो इस वक्त लो फी स्ट्रक्चर स्कूल हैं, उनकी जो है वो किसी तरीके से हाई लेवल तक, गवर्नमेंट लेवल तक जो है वो बात पहुंचाई जा सके और उनके लिए आसानियां पैदा की जा सके। तो चलो जी, मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ, देखिए लाइटर मूड में गुफ्तगू हो रही है, इसमें कोई भी किसी को कोई भी वो नहीं लाइटर में। जदून साहब, मोहम्मद हनीफ जदून साहब, जी जी, आपकी एसोसिएशन जो है, उस एसोसिएशन चेयरमैन अलायंस, आप चेयरमैन है अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध, जी इसमें से कराची के स्कूल्स हैं? ये पूरे सिंध के स्कूल है। अच्छा, सबसे आप- पहले तो वेलकम टू यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने बुलाया और बहुत शुक्रिया, ये मौका है बड़ा अच्छा कि हम पैगाम को, एजुकेशन के पैगाम को पहुंचाने की पहुंचाए, कोशिश बिल्कुल करें सही कह रहे आपके जराए से बिल्कुल। और मेट्रो के जराए से और अपने साथियों के तावन से। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह जितने हकायक हैं उनको पेश करने की कोशिश की जाएगी आपके तावन से। मैं यही कह रहा हूँ, आप जो स्कूल है वो पूरे सिंध, ये भी पूरे सिंध पे हैं, जी दानिश साहब भी पूरे सिंध पे हैं, आप भी पूरे सिंध पे हैं। जी। तो ये 47,000 बकौल हमारे दानिश भाई के 47,000 स्कूल हैं। तो दुरुस्त कहा, तकरीबन 47-48 हज़ार 50, हम इसको 50 अप्रोक्सीमेटली करते हैं। 50 समझ लेते जी, हैं, जी। 50 समझ लेते हैं। तो इस 50,000 स्कूल्स में मतलब ये कि तमाम एसोसिएशन में बटे हुए। तो मेरा भी आपसे वही सवाल है कि इतनी ज्यादा एसोसिएशन बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? बिल्कुल, आपने ये दुरुस्त सवाल किया। अगर ये इतनी एसोसिएशन ना होती तो हम शायद बहुत अच्छे पैराए पर काम कर रहे होते। कोशिश तो हर फर्द की, हर एसोसिएशन की है कि अपने पैराए पर अच्छा काम करने की कोशिश करे और अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करे, बच्चों के वालिदैन को भी मुतमईन करे और जो स्कूल में लोग आते हैं उनको भी मुतमईन तालीम के करे। मेयार को आगे ऊपर करें। तालीम के मेयार को ऊपर करने की कोशिश करे। लेकिन तकसीम दर तकसीम, क्योंकि अभी मेरे साथी ने कहा कि कई, और बिल्कुल दुरुस्त कहा, कई एसोसिएशन काम कर रही हैं, हर एक अपने अपने पैराए पर काम करने की कोशिश करती नहीं, है। मुझे वजह बताएं ना, और वजह क्या? वजह ये है कि क्योंकि हर एक टूट कर, मतलब और ये तोड़ा गया बुनियादी तौर पर एक काम बाला की जानिब से, बोर्ड की जानिब से, डायरेक्टरेट की एक जानिब पार्टीशन से, की गई ताकि ताकि- पार्टीशन जिस तरीके से सियासत के सियासत में, जी। अंदर पार्टीशन है, इसी तरीके से इसके अंदर भी पार्टीशन की गई कि यकसू हो गए तो हमें कहीं नुकसान न हो जाए। और ये हकीकत बात है कि हम यकसू अगर हो जाएं और मुतहद हो जाएं, गो के हम फिर भी एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ तावन की कोशिश करते इंसान है हैं, यार, इसके बगैर तो इंसान मुमकिन है। नहीं है। लेकिन मखलूक है अल्लाह अगर ये हम एक पैराए पर, एक पेज पर खड़े होकर बात करें तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट और हासिल कर सकते हैं और जो मसाइल इस वक्त एजुकेशन के अंदर हैं उसको हम दूर करने में अपनी काविश को और मजीद बेहतर कर सकते हैं। आप कराची में जो आपके ये इसलिए कि मेरे लिए नया नाम है, ये अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध, कब कायम हुआ? ये कोविड के दौरान काम 19 कोविड-19 मतलब 1920 जी जी उस वक्त कायम हुआ। उस वक्त कायम हुआ था। तो वो जरूरत क्यों पेश आई? रोज कोविड के अंदर क्योंकि लोग बहुत मसाइल का शिकार थे और जो ऑलरेडी तंजीमें थी उनसे रिजल्ट हो नहीं पा रहा था। स्कूल जो बिलखसूस कच्ची मतलब इन बातें लोगों थी। से काम नहीं हो पा रहा था। मतलब मैं इनका तो नहीं कहूँगा, मैं सबकी जनरल बात करूँगा
तो फिर हमने एक बड़े बड़े पैगाम दिए, एजुटेशंस किए कि स्कूल खोलो, स्कूल को चलाना। जब मुझे याद है कोविड में, खुदा की कसम यकीन करे, प्राची प्रेस क्लब पे डिफेंस और क्लिफ्टन के वालदैन खड़े होकर प्ले कार्ड लेके खड़े हुए थे कि स्कूल की फीस माफ करो। आप लोग उस वक्त भी स्कूल की फीस माफ नहीं कर रहे थे। नहीं, ये बहरहाल जुल्म है, ऐसा नहीं है। जहां जरूरत मैं रिपोर्टिंग भी करता था, मैं उस वक्त ग्राउंड पे था प्रेस क्लब पे, जिसपे कोई डिफेंस के उन वालिदैन को मैंने पूछा कि आप लोग माशाल्लाह इतने खाते पीते हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास अभी रोजगार नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, और स्कूल जो है फीस माफ नहीं कर रहा। असल में जहां जरूरत थी उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आगे थे जिनके वसाइल थे, और वसाइल को होते हुए ब्लैकमेलिंग पर उतर आए थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि अगर हम ब्लैकमेल करेंगे तो स्कूल वाले ब्लैकमेल हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन भी उस वक्त थी। बहरहाल कुछ हकायक भी थे, और कई स्कूलों ने, कई तंजीमों ने इस पर काम भी किया, और हमने खुद, मेरा ताल्लुक अल खिदमत से भी है, मैंने कई स्कूल जमात इस्लामी वाले, जी 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 माशाल्लाह, तो मैंने अल खिदमत के जरिए कई जो स्कूलों के अंदर राशन पहुंचाए, ताकि टीचर्स को, बच्चों को, ताकि बेहतर अंदाज में उनका काम हो सके। एक रिकॉग्नाइज वेलफेयर एसोसिएशन है अल खिदमत। जी जी बिल्कुल रिकॉग्नाइज है, और आई थिंक सो कि आपका जो सिस्टम है वो क्या जमात इस्लामी के सिस्टम के साथ चलता है ये एसोसिएशन? ये एसोसिएशन वैसे पैरेलल है जमात इस्लामी की, क्योंकि उनकी कोई इस हिसाब से कोई तंजीम नहीं है। हाँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपके, तो ये अलायंस जैसे उनका उस्मान, वो तो एक स्कूल है, जो स्कूल से उनका एक सिस्टम है, सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम है। तो ये भी, तो ये भी आप चलते हैं, तो आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप के जो आपके कितने स्कूल्स कितने हैं आपके? कराची में कितने हैं प्राइवेट स्कूल आपकी एसोसिएशन? पूरे सिंध के अंदर है हमारे पास। सिंध में नहीं, सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं। कराची के अंदर अगर कहेंगे तो 3-3,500 के लगभग। तो इनको आप क्या मतलब ये कि मराहत इनको मराद इस वक्त जो प्रॉब्लम आती है डायरेक्टरेट के अंदर, उनकी रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन के रिन्यूअल के मामले में, उसमें हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। बोर्ड के अंदर जो बच्चों के कई प्रॉब्लम्स आते हैं, रिजल्ट लेट हो जाता है, रिजल्ट के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, रिजल्ट के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मार्क्स नहीं आते, एब्सेंट मार्क्स हो जाते हैं, उसके अंदर हम उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। वो काम तो ये भी करते हैं, मतलब वो काम ये भी करते हैं। ये अपने हिसाब से करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। मुझे वक्फे पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सवाल पूछ लूं और बाद में, क्या बोर्ड्स को आप लोगों से अलग अलग जो एसोसिएशन है इनसे डील करने में बड़ी आसानी होती है? डील करने में आसानी होती है कि हरीफ जदून साहब को एक ऑफर दिया, दानिश साहब को दूसरा ऑफर दिया, आराई साहब को तीसरा ऑफर दिया, जो ऑफर उनके लिए बेहतर होता है, क्या ये दुरुस्त है? क्या आप लोगों को डील करना आसान होता है उनको? मैंने ये पहले भी कहा था कि जितनी पार्टीशंस होंगे उतनी लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी, उतने जितने भी अदारे हैं उनके लिए आसानियां पैदा होंगी। तो वो यकीनन आप जो जिस तरफ तस्करा कर रहे हैं उनको आसानी तो ज़रूर पैदा होती है कि वो अपने हिसाब से डीलिंग करते हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि उस डीलिंग को हम भी मुस्बत अंदाज से लेकर मुस्बत अंदाज से हल करने की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे जल्दी से बता दीजिएगा ये कि क्या स्कूल वाले सोना का पैसे देकर अपने बच्चों को टॉप करवाते हैं? ये एसोसिएशन भी काम करती है? बस अब आपने खुद ही कह दिया है और मैं इसको ओन करते हैं। बिल्कुल मैं ओन नहीं करूंगा, मैं ये सेकंड करूंगा। सेकंड करेंगे ना? ओन करने और सेकंड करने में तो बड़ा मतलब, फर्क नहीं, ओन से बुरा है कि आपको पता है कि कौन कौन सा करते हैं कोई लोग, कि वो पैसे देते हैं बोर्ड में, उनके बच्चे टॉप कर जाते हैं, ए ग्रेड में आ जाते हैं, प्लस ग्रेड में आ जाते हैं। देखिए, मैं एक थोड़ी सी बात बड़ी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इस वक्त पब्लिक देख रही है और वालिदैन के लिए, असल में मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का, ये रियलिटी है। और आपकी सहाफत की, मैंने खुद आपसे बहुत कुछ मैं सीखता रहता हूँ, और आप कंज्यूमर मार्केट में और जाकर बहुत कुछ आपने किया है। डिमांड एंड सप्लाई का जो प्रॉब्लम है ना, मुझे इतनी मालूमात है ना इस मामले में, मैं तो बोर्ड भी गया, इंटर भी गया, मैंने इतनी चीजें हैं, मुझे अफसोस भी होता है। एग्जैक्टली, मैं थोड़ा सा एक तस्वीर का दूसरा रुख अगर मुझे मौका दिया आपने, जी जी, डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम है, यानी पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं हमारे बच्चे के नंबर अच्छे हों। अगर स्कूल नहीं, वहाँ स्कूल के जरिए नहीं पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल, तो वो डायरेक्ट अप्रोच करते हैं और वो इतना प्रेशर डालते हैं कि चाहे आपको पैसे ज्यादा ले लीजिए बट हमारे बच्चे के नंबर अच्छे आने नहीं। इसमें एसोसिएशन जो है वो, अब आपने कही बात, आपने कही, मैंने सेकंड किया उसको, और ये है ऐसा। अब हम आ जाते हैं, मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूं कि फिर मजबूर हो जाते हैं तालीमी इदारे, फिर वो एसोसिएशंस के पीछे पड़ते हैं कि हमारे मसाइल हल करा दीजिए।
अब हमारे पेरेंट्स का प्रेशर है, इनके नंबर काटे जा रहे हैं, इनकी चेकिंग ठीक नहीं हो रही है, इनकी स्क्रूटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, सेंटर के मसाइल होते हैं जो कि लास्ट नाइट तक सेंटर बदलवाने की कोशिश एडमिट कार्ड नहीं इशू हो रहे होते हैं, एडमिट कार्ड नहीं इशू हो रहे, तो इस तरह के जो मसाइल होते हैं फिर वहाँ एसोसिएशंस ही काम आती हैं। जी जी। फिर उन एसोसिएशंस के साथ पसे पर्दा क्या डीलिंग हो रही होती है ये अल्लाह जानता है, या शायद आप जानते होंगे। नहीं मैं नहीं जानता, अल्लाह जानता है, मगर मैं नहीं जानता। आप अभी जानते भी बात कर लें किसी बोर्ड से, मुझे सिर्फ इतना पता है कि एडमिट कार्ड भी जो लेट होता है, एडमिट कार्ड भी जो लेट होता है उसमें भी ब्लैकमेलिंग होती है। मैं कभी भी, मेरी फेडरेशन कभी किसी चेयरमैन के पास नहीं गई, ना हम मीटिंग्स करते हैं, ना हम कोई ऑफर लेते हैं। हम काम, वो जो दो काम, बड़े काम, यानी बोर्ड और डिपार्टमेंट से जो रिन्यूअल के मसाइल हैं उनको हल कराने का काम हम नहीं करते। ठीक ठीक है, चले जी, मैं दानिश साहब की तरफ भी चलूंगा यही सवाल लेके, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद दानिश भाई तैयार हो जाइएगा, आपसे भी यही क्वेश्चन करूंगा। नाज़रीन, बात ये है कि एक लाइटर मूड में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये हमारे तमाम की तमाम जो है उस्ताद हैं और ये काबिल एहतराम है कि ये हमारी नौजवान नस्ल को जो है तालीम दे रहे हैं, और जो तालीम देता है उसका कदर जो है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में या हमारे मजहब में भी बहुत बुलंद है। तो यकीनी तौर पर ये वो बातें हैं जो आवाम के जहनों में हम चाहते हैं कि वो बातें जो है गिराएं हैं वो खुलती रहे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ पे छोटा सा वक्फा लूंगा, वक्फे बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात, और इस प्रोग्राम आज की बात में जो वक्फे से कबल है हमारे तीनों मेहमान माशाल्लाह, हमने वो गुफ्तगू की है, हमने कोई आदत शुमार का गोरख धंधा नहीं कर रहे कि इतने अरब, इतने करोड़, इतना लाख नहीं। हम एक सिंपल सी गुफ्तगू कर रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से एक आम आदमी के जहन में जो सवालात होते हैं। दानिश साहब, क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि एसोसिएशंस जो है वो वालिदैन और बोर्ड के दरमियान एक फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रही है? देखें, सबसे पहले तो आपकी इस वक्त जो जिस इशू पे बात चल रही है, तो मैं उन तमाम एसोसिएशंस को डिसोन करूंगा, ठीक है, जो इस तरीके के किसी भी चीज में अपना किरदार अदा कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि इसमें किसी एक सेक्टर को आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल सही ना, बिल्कुल सही। इसमें 5 उंगलियां बराबर हैं। बिल्कुल। इसमें वालिदैन भी कसूरवार हैं, इसमें तलबा खुद कसूरवार हैं, इसमें वो इदारे भी कसूरवार हैं जो अपने तालिब इल्मों को इस तरीके के मामलात से अच्छे नंबर दिलवाते हैं, और इसमें खुद बोर्ड भी कसूरवार है, आपकी गवर्नमेंट भी कसूरवार है। क्योंकि जब तक आपका सिस्टम आपको इस बात की इजाजत देगा तो गेट पे खड़ा चपड़ासी भी आपको लाके पैसा देगा, उसके बच्चे का भी रिजल्ट A1 आएगा, और कुर्सी पे बैठा सदर भी आपको लाके पैसा देगा, उसके बच्चे का भी रिजल्ट A1 आएगा। बिल्कुल तो ये बिल्कुल बात अब जो है हमें इसका रुख दूसरा रखना चाहिए कि आखिर हमें इस सिस्टम के अंदर क्या तब्दीलियां लानी। इसका मतलब है कि मिन हैसल कौम वी आर क्रैप्ट कौम। एग्जैक्टली ना, विन हैसल कौम। इसमें सदर से लेकर एक चपरासी तक जो है सब करप्शन में मुब्तला। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान में आप किसी से ढका छुपा नहीं है। हम जब तक इस सिस्टम को जो है बुनियादी तौर पे इसकी जड़ें नहीं खत्म करेंगे, हम इसमें कोई तब्दीली नहीं ला सकते, और इसके लिए आपको भी किरदार अदा करना है, मुझे भी। मैं आज आपके यहाँ पे मैं यहाँ बैठ कर मेरा मकसद और बातों का जवाब देने के लिए तैयार। मेरा मकसद ये है कि टीवी पे आकर मैं वो अच्छी बातें करके चला जाना नहीं। आवाम हमसे पूछती है कि यार आप 1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं, 1 घंटे के प्रोग्राम में आपने हजारों रुपए खर्च कर दिए, बिजली पे, सैटेलाइट पे, सब कुछ करके हासिल क्या किया आपने? बहुत अच्छी क्या मिला हमें क्या मालूमात मिली? खैर, जदून साहब आपसे भी गुफ्तगू करूंगा। मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं जनाब मोहम्मद काशिफ सबरानी साहब, ये हैं जनाब चेयरमैन हैं ये पेरेंट्स एक्शन कमेटी के। अस्सलाम वालेकुम सबरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है? ठीक, जी जी आवाज आ रही है। अच्छा जी, मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे जनाब अख्तर आराई साहब जो कि सदर हैं और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध के, इसके बाद दानिश जुमा साहब चेयरमैन PSMA के, फिर मोहम्मद हनीफ जदून साहब अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध। आप वालिदैन या अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं पेरेंट्स कमेटी के हवाले से, ये तीनों हज़रात यहाँ बैठे, और हम आज बहुत ही लाइटर मूड में ये गुफ्तगू करना चाहते हैं कि वालिदैन को क्या शिकायत है प्राइवेट स्कूल से जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ज़ाहिर ख्याल का मौका दिया। देखें, डिफरेंट जो वाक़यात होते हैं स्कूलों में, उस पर देखें ना, आप सिर्फ वालिदैन को ही आप ये कसूरवार ठहराया जाता है कि वालिदैन ही जो है इसका जो है वो है कि वालिदैन के उससे झगड़े होते हैं। अच्छा, मेरा सिर्फ सवाल है तीनों हज़रात से कि पेरेंट्स की जो मीटिंग है वो एक साथ क्यों कॉल नहीं करते? ठीक है ना,
पेरेंट्स को अलग अलग बुलाया जाता है, एक साथ नहीं बुलाया जाता। आप देख लें इनके एडवांस पेमेंट होती है, इनके कभी फना डे है, कभी क्या डे है। अच्छा, फीस अगर 1 मंथ की अगर ड्यू हो जाए तो बच्चे को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाता है। बस आवाज आ रही है? कहाँ? यहाँ मुझे आवाज नहीं आ रही। काशिफ सादरानी साहब की आवाज नहीं आ रही। जी हेलो, साबरानी साहब, काशिफ साबरानी साहब। जी चले जी, मेरे ख्याल में लाइन में कोई प्रॉब्लम है, हम दोबारा देख लेते हैं। जी जदून साहब, एज ए अलायंस के एक एसोसिएशन के कैसे मामला दुरुस्त हो सकते हैं? लेकिन पहले मेरे साथ वालदेन मुतमईन हो। लेकिन उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि तीनों, जैसे अभी यहाँ से आवाज़ भी आई कि वालदैन को मुतमईन नहीं किया जाता है और वालदैन को इकट्ठा नहीं बुलाया जाता है, तो ये इनकी गलत बयानी है। वालदैन को हम टीचर पेरेंट्स मीटिंग का इनेकाद करते हैं बाकायदगी के साथ। उसके अंदर वालदैन को पाबंद किया जाता है कि वो आएँ और बैठकर उस दिन अपने मसाइल जो हैं वो हल, जो उसको स्कूल से प्रॉब्लम्स हैं या बच्चे से प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर आकर बात करें। तो हमारे पास तो जो ज़राए, हम अपने ज़राए को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और एक बात यहाँ ये भी इनकी तरफ से आई कि 1 महीने की फ़ीस रह जाए, तो मैं बुलंद तरीके से ये बात कहना चाहता हूँ कि आएँ और चेक करें कि स्टूडेंट्स की कई महीने की फ़ीसें बाकी रह जाती हैं, उनको रिलैक्स दिया जाता है। कितने परसेंट स्टूडेंट होते हैं जिनके के 2 महीने या 3 महीने से ज़्यादा फीसें रुक जाती है? ये 20% तक कम से कम ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं। हर जगह आप लोग ये भी यही था 20%? जी बस ये ऊपर नीचे किसी के होती अंदर है। डेफिसिट होगा, किसी के अंदर 15 होगा, किसी के अंदर 25 भी होगा, 25 भी होगा। तो उनको कैसे डील करते हैं आप? तो उनको कैसे? कोशिश यही की जाती है क्योंकि प्यार और मोहब्बत का काम है, प्यार और मोहब्बत से उनको डील किया जाए और तरीके के साथ वो पेमेंट कर दें। ऐसा कहीं भी नहीं कि हार्ड एंड फास्ट, अगर हार्ड एंड फास्ट रूल अगर आप अपनाएंगे तो आप कभी ना फीस वसूल कर सकते हैं ना वालिदैन को। आपके यहाँ कोई ज़कात वकात का सिस्टम नहीं होता? नहीं, बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से, डायरेक्टरेट की तरफ से 10% फीस रिलैक्स का है, वो 10% फ्री फीस रिलैक्स करते हैं। और मेरे यहाँ तो बहरहाल ज़कात का भी है क्योंकि मुझे अल खिदमत से एक इदारा है उनका, उस इदारे के ज़रिए से कुछ बच्चों की ज़कात की मद में भी पैसे मिलते हैं। तो वो जो ज़कात के पैसे होते हैं उन बच्चों को, आर्फन फंड जो है उन बच्चों को दिया जाता है। अब आता हमारे पास है, उनकी फीस काट के जो उनका आर्फन फंड की बात होगी, वो तो यतीम बच्चा अगर नहीं है फिर उसमें अगर बाप उसका बेरोजगार है, 10% बच्चे जो है वो डायरेक्टरेट की तरफ से लाजमी है हमारे पास कि हमने नहीं बच्चा बाप अगर बेरोजगार है वो ये तो आर्फन इलादा है और डायरेक्टरेट की तरफ से 10% बच्चे इलादा हैं, जिन 10% बच्चों को हमने ट्रीट करना होता है, उनको रिलैक्स देना होता है। तो मतलब रिलैक्स तो देते हैं, लेकिन क्या ये जो आप बात यहाँ कर रहे हैं, जी जी, ग्राउंड लेवल पे भी ऐसा ही है? ग्राउंड लेवल पे भी ऐसा ही है। ऐसा ही है? जी जी। अच्छा चले जी, मेरे ख्याल में दोबारा आ गए लाइन पे। जी काशिफ साहब लाइन पे हैं आप? जी जी मैं लाइन पर हूँ। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? जी टू दी पॉइंट बात कीजिएगा, लंबी बात ना कीजिएगा। आप ये बताइए कि प्राइवेट स्कूल से वालिदैन को क्या शिकायतें हैं, बस टू दी पॉइंट बात करें। देखिए शिकायतें तो सबसे पहले ये फीसें बढ़ जाती हैं, फीसें इम्प्लीमेंट फीसों पे जो फौरी तौर पे कर लिया जाता है, एडवांस फीस वसूल की जाती है। और अक्सर वाकयात होते हैं, इंस्टीट्यूशन की मैं से तीनों से पूछना चाहता हूँ कहाँ होती हैं, आवाज बुलंद क्यों नहीं की जाती, प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया जाता। और आप देखें हर दफा वालिदैन पे ही होता है कि नहीं वालिदैन गलत है, स्टूडेंट गलत है, क्यों स्कूल गलत नहीं होता, स्कूल वालिशन नहीं करता। आप ये देखे ना, सवाल इन तीनों से जो हजरात यहाँ बैठे हुए हैं कि क्यों लोग आगे नहीं आते। नहीं मतलब ये कि अगर मिसाल के तौर पे आप अगर किसी को फीस नहीं देंगे, बच्चा फीस नहीं देगा, 1 महीना नहीं देगा, 2 महीने नहीं देगा, 3 महीने नहीं देगा, तो वो क्या करेंगे? देखिए अगर 3 महीने ना दे बिलाल भाई, ऐसा होता नहीं, 1 महीने में ऐसा हो जाता है कि बच्चे को बाहर खड़ा कर दिया जाता है। बच्चा इतना छोटी स्कूल की क्लास का होता है, नर्सरी का होता है, पहली क्लास का होता है, कितने महीने की फीस की पेमेंट ना होने के बाद उनको खड़ा किया जाता है? 1 महीना मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मेरे पास तो सारी शिकायतें हैं, झगड़े ऐसे। तो मेरा इनसे सवाल था कि एक साथ ही पेरेंट्स की मीटिंग क्यों नहीं बुलाते हैं, अलग अलग क्यों बुलाते हैं? मैं जवाब देता हूँ। अच्छा क्या जवाब सुन ले, जवाब इस मौजू पे कहना चाह रहे हैं ये थोड़ा सा बताएं ना। ये बहना ये वो चाह रहे हैं, पेरेंट तो बेशुमार मौजू पे बुलाया जाता है, डिफरेंट ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, तो ये किस मौजू पे कह रहे हैं? मैं जवाब देना चाहूंगा काशिफ भाई। ये बुला रहे हैं, कोई भी बात हो, आप किस मौजू पर बोलना चाह रहे हैं, किस मसले पर नहीं बुलाते? सवाल क्लियर है सर उनके, मैं बताता लेके जाता है तो वहाँ दूसरे पेरेंट्स भी इत्तेफाक या मुलाकात हो जाती है, तो दोनों को साथ नहीं बैठाते, अलग अलग वजह क्या है? आप किस उससे बिठाना चाह रहे हैं साहब?
स्कूल मैं जो ये कहना चाह रहा है हूँ। स्कूल जो है वो पेरेंट का भी एक राइट होता है। अगर उसका फीस का कोई इशू है तो जाहिर बात है वो इसकी एक प्राइवेसी है, उसमें उससे बात की जाएगी। हाँ, सबके सारे सामने नहीं पेरेंट्स की के जाएगी। सामने तो उसके फीस नहीं की डिफॉल्टर जाएगी। नहीं बताए जाएंगे ना। सही। तो अच्छा, अगर स्कूल- आप ये स्कूल चाह में रहे हैं देखें- कि बच्चे की प्रोग्रेस के हवाले से, वो भी प्राइवेसी है, उस बच्चे की प्राइवेसी है, बिल्कुल। उसकी मेंटल ग्रोथ बच्चे की बिल्कुल उस सही कह हिसाब रहे से होती है। तो ये तो फिर काशिफ साहब ये बात तो दुरुस्त है ना नामुमकिन कि सी बात है अगर बात आपके है। बच्चे की कोई कमजोरी है तो वो दूसरे को तो ना पता चले ना। या क्या जी मैं काशिफ भाई, आप भाई, मेरी एक बात बहुत- सुनिएगा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात है कि आप पेरेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सबसे पहले तरबियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्लास के अंदर डिसिप्लिन होता है, 1 by 1 बात होती है, पीटीएम के लिए एक साथ एक दिन कॉल होती है, बट मीटिंग अलग अलग होती है। आप चाहते हैं क्राउड हो, आप चाहते हैं एहतजाज किया जाए। क्या एहतजाज की तरबियत देनी है तालिब इल्म को? एहतजाज जापान की के तो ये अंदर बात दुनिया तो में, आपने- काशिफ भाई सुनिएगा, आपकी बात जवाब सारी सुन ले, सुन जवाब सुन ली। ले। आपने 15 सवाल किए हैं, मैं कम से कम 2-3 के जवाब तो दे दूं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, कानून क्या कहता है, मैं बताता हूं आपको कानून क्या कहता है। एडमिशन 3 फीसों के बराबर फीस देकर एडमिशन होगा, कम से कम 3 फीसें। 3 महीने तक बच्चे का डिफॉल्ट होगा तो स्कूल उसको नहीं निकालेगा, एक्सपेल नहीं करेगा 3 महीने तक। यहां जब फ्री एडमिशन होते हैं, इसका मकसद है कि अगर एडमिशन 3 महीने के बाद बच्चा स्विच ओवर हो जाए तो यहाँ हमारे पेरेंट्स के बिहेवियर ऐसे हैं कि वो उस्ताद की इज्जत नहीं करते। वो नहीं देखते कि अगर आप माशाल्लाह पेरेंट्स की नुमाइंदगी करते हैं। मुझे ये बताइए कितने एहतजाज किए आर्टिकल 25A के लिए आपने? मिर्जा साहब से मेरी 1 to 1 बात हुई। 25A का जरा एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या दे है? नो वेरी वेल, आपका हक तो गवर्नमेंट पर है। पेरेंट्स हमें आके कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को कि आप मेरे बच्चे से फीस ना मांगे, मेरी जॉब नहीं है, मेरा ये नहीं है। मुझे बताइए, हम लोग जब एडमिशन देते हैं तो उस कॉलम, एक ऑफिशियल कॉलम है जिसमें इनकम शो होती है। जब आपकी इनकम होती है तब हम लोग प्राइवेट में एडमिशन देते हैं। लॉ में आपको पूरा एक्सप्लेन करूं, आप मेरे पास तशरीफ लाइए, मैं 1 to 1 बात करूंगा। किसी 1 to 1 में आप मीडिया पे बात कीजिए, हम आपके साथ बात करेंगे। देखिए यहाँ एक मिनट सर, एक मिनट बिलाल भाई, यहाँ प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, कंफ्यूजन एक प्रोडक्ट है। कंफ्यूजन एक प्रोडक्ट है, आप लोग कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। उनको ये कहिए कि आप सबसे पहले जाके स्कूल से पूछे कि ये स्कूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, स्कूल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, स्कूल एजुकेशन ट्रस्ट है, नॉट फॉर प्रॉफिट है। ऐसे पेरेंट्स को एडवाइस कीजिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट में जाके एडमिशन ले, प्राइवेट सेक्टर में नहीं आए। चलो ठीक है काशिफ साहब, आप नहीं, जी आप क्या तो मतलब ये मेरी बात सुने बिलाल भाई, सारी चीजें इन्होंने सब चीजें जो है ना वो वालिदैन पे डाल दी। वालिदैन नहीं, मतलब वो कंफ्यूज नहीं देखिए करते हैं, काशिफ साहब, वालिदैन काशिफ वो- साहब रानी, वो मतलब वो चीज को पुकार भी करते हैं। मैं उर्दू में काशिफ जो साहब, उनको काशिफ बोलूंगा, साहब, सबको काशिफ साहब, समझ में आए, चैनल पे बैठे हुए हैं। let me मुझे finish. नहीं बोलनी आती काशिफ है, साहब, let me बात finish. करना बिलाल भाई। काशिफ साहब लेट मी फिनिश। काशिफ साहब देखिए, बात सुने काशिफ साहब, बात सुने। सिंपल सी बात ये है कि एक इंडस्ट्री है। आप किसी टेक्सटाइल मिल में जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो कपड़े जब खरीदते हैं तो उसके आप कॉस्ट पे करते हैं। सुन ले मेरी बात, आप गारमेंट में जाते हैं, आप कपड़े खरीदते हैं, आप ड्रेस खरीदते हैं, आप उसकी पेमेंट करते हैं ना। लेकिन बात वो नहीं हो रही है। दे आर ऑल्सो एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है, इसको आप तय करें। मुल्क कौम की खिदमत कोई नहीं कर रहा माजरत के साथ। सब बिजनेस कर रहे हैं माशाल्लाह। एक कोई मुल्क कौम की खिदमत नहीं कर रहा। जब बिजनेस कर रहा है तो आप उनके रूल्स और रेगुलेशन को भी तो देखेंगे ना। आप वो जैसे 25A की बात कर रहे हैं या उन्होंने जो बातें की, क्या आप उस बात से मुत्तफिक हैं? जी काशिफ साहब, इस बात पे कह रहे हैं जो आरआई साहब ने, अख्तर आरआई साहब ने जो बातें की कि आप नो लॉस नो प्रॉफिट वाले स्कूल में, ट्रस्ट स्कूल में बच्चे को दाखिल करें, जब वो एडमिशन होता है तो वो आपसे तनख्वाहें पूछते हैं कि बरसरोजगार हैं या नहीं, फिर वो एडमिशन देते हैं। देखिए ऐसा होता नहीं है और किसी भी बुरा वक्त कह के नहीं आता। अगर कोई प्रॉब्लम, अगर देखें 100 में से को 5% 3% अगर पेरेंट्स अगर फीस अदा नहीं कर रहे तो उसको तो इतना हवा नहीं बनाया जाए ना। मैं ये अच्छा एक बात और भी है दानिश भाई, आप दो तीनों से अगर सपोज कि अगर उसने रोजगार में लिख दिया 50,000 रुपए, उसकी नौकरी चली गई। रियर केस है सर, उसको आप भी कंसीडर करेंगे, हम भी कंसीडर करेंगे। रियर केस है एक मिनट बात सुने जरा, ऐसा सब सुने। ऐसा को अमूमन नहीं होता, हमेशा नहीं होता। रियर काशिफ साहब केस में सुने। ऐसा हो जाता है तो यकीनन हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, और इंसानियत के नाते हम काशिफ साहब देखेंगे। प्लीज जरा सुन ले, जवाब सुन ले प्लीज सुन ले जवाब। जी। इंसानियत के नाते हम भी देखेंगे और उसे भी देखना चाहिए। ऐसा
बहुत कम होता है। यानी कि अगर उन्होंने रोजगार के वक्त बच्चे को स्कूल में दाखिल कराया, जी जी, 2 महीने के बाद उनकी नौकरी चली गई तो हम भी उसको कंसीडर करते हैं, कंसीडर करेंगे। ठीक है, ऐसी इसके पूरे जो है ना एसओपीज है, ठीक है। जो 10% इन्होंने फ्री शिप की बात की, वो बेसिकली फ्री शिप ये है कि वो पेरेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या अगर कोई ऑर्फन बच्चा है तो आप उनको अपने स्कूल के 10% बच्चों में शामिल करेंगे जो स्कॉलरशिप पे आपकी एजुकेशन हासिल करेंगे, और स्कूल उनको जो है वो फुली सपोर्ट करेगा। लेकिन उसके लिए एक जो है ना तरीकेकार है, जो तरीकेकार जी। तो कितने स्कूल कर रहे हैं बिलाल भाई? सवाल है 10% जो बायलूस में है, अच्छा, तो पूछेंगे कितने स्कूल ये कर रहे हैं इसका अमल? आप कितने ये देखें, आपका जो सवाल था ना वो थोड़ा सा मैं ये रिपीट कर दूं कि आपने कहा कि 1 महीने की फीस पे स्कूल बच्चों को घर बिठा देता है, ठीक है। तो मैं अभी आपके साथ जो है ना आपके लिए बात करता हूँ, 1 महीने की फीस पे कोई स्कूल जो है वो किसी बच्चे को घर ना बिठाए। आप रिपीट करें, कोई वालिदैन जो है बच्चे के डिफॉल्ट टाइम पे उसे स्कूल ना छोड़वाए, स्कूल को जमानत दे, स्कूल में फीस वक्त पे जमा कराए। आप इस बात की वालिदैन को जो है वो अभी देंगे, मैसेज देंगे? देखिए मैं बिल्कुल मैसेज दूंगा, देखिए प्लस पॉइंट होगा तो फिर इशू खत्म हो गया ना सावरानी भाई। फिर मसला क्या है? देखिए हम तो जो है यहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें किसी किस्म का 1 रुपए का गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि आप जो मेजोरिटी स्कूल है ना वो छोटे स्कूल है, लो फीस स्ट्रक्चर स्कूल है। कोविड के अंदर 1100 स्कूल जो है वो बंद हो गए सिर्फ कराची के अंदर। तो मेरे भाई वो बच्चे किधर गए? 7.2 मिलियन बच्चा आपका आउट ऑफ स्कूल है इस वक्त, जिसमें से 44% तादाद बच्चियों की। ये बच्चे बाहर, ये बच्चे बाहर फीस की वजह से नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। आपके 49,000 गवर्नमेंट स्कूल हैं जिसमें जो है बच्चे ज़ेरे तालीम नहीं है, टाइम की कमी है, तो थोड़ा ये सा सारी चीजों पे बात करने की जरूरत है। काशिफ साहब, ये काशिफ साबरानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, ये थे जनाब चेयरमैन थे ये पेरेंट्स एक्शन कमेटी के। बहरहाल वालिदैन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये बात तो आप भी वालिदैन है ना, आप भी पेरेंट्स हैं माशाल्लाह, आपके भी बच्चे किसी और जगह भी पढ़ते होंगे तो होते हैं जी। टाइम कम है, मुझे ये बताइए अख्तर साहब कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर कोई बच्चा वालिदैन को कोई शिकायत होती है, आप गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ दें, आप सेक्रेटरीट छोड़ दें, डायरेक्टर कॉलेज सेक्रेटरी भी है, ये सब छोड़ दें, ये काम के लोग नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है आप सब मिलके जो इतने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें कि वहां पर वालिदैन जाएं और अपने प्रॉब्लम रखें और वो जितने भी सिचुएशन है उनको कन्वे करे, एक सुटेबल सिचुएशन जो मतलब कि पॉसिबल जो है वो एक सोल्यूशन निकाल ले, ऐसा है? देखिए थोड़ी देर पहले बिलाल भाई आपने एक सवाल किया था कोविड के अंदर जो हालात थे, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने पूरे पाकिस्तान के लिए एक फंड कायम किया था जो करोड़ों रुपए में था, फिर उसको एक्सटेंड किया, ऑन रिकॉर्ड है बाकायदा NIC नंबर के साथ हमने उन बच्चों की फीसें अदा की, क्रॉस चेक के साथ फेडरेशन ने अदा की उन बच्चों के पेरेंट्स को जो कोविड में बेरोजगार हो गए थे, ठीक है। मगर दूसरी तरफ तस्वीर यह है कि हमारे स्कूल्स बैठे हैं, आप स्कूल के हम नाम देने को तैयार हैं जिनके पास 70 to 80% ड्रॉप आउट हो गया था, यानी कि रेंट देने के लिए, सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। अच्छा, तस्वीर के दोनों रुख देखना जरूरी है। आपको मुराद क्या मिलती है हुकूमत से? कुछ भी नहीं, कोई मुराद नहीं। टैक्सेस आपको बताऊं कि 18 से 20 किस्म के टैक्सेस हैं सर। अगर सर ट्रेड टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, एक्स टैक्स, वाई टैक्स, अगर बिजली का बिल कमर्शियल आता है तो उसके अंदर टैक्स की भी इतनी इकसाम है कि फला होल्डिंग टैक्स और फला एक्स्ट्रा टैक्स और फला अदर टैक्स, यानी क्या हम इतने देखें स्कूल एजुकेशन में सिर्फ हम जज्बे के तहत आए, बिजनेस करना होता हम इंडस्ट्री लगाते। आप पेरेंट्स एसोसिएशन है, आप मुझे बताइए कि आपने आर्टिकल 25A के लिए कितने इजलास किए हैं और कितने आपने एहतजाज किए हैं? बातें करते हैं आप सिर्फ, आप गवर्नमेंट, मैं कहता हूं कि ना बचेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब प्राइवेट सेक्टर, आपको यकीन करें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें दे रही है स्कूल्स, प्राइवेट सेक्टर को दे रही है, दुनिया में ये मॉडल ट्रस्टेड है। आपके गवर्नमेंट टीचर सर अपने बच्चे को हमारे स्कूल में छोड़ के और फिर वो ड्यूटी करने जाता है, गवर्नमेंट स्कूलों का ये बुरा हाल है। जी जल्दी देखें, असल में बात यह है, इस वक्त जो बजट आया सिंध गवर्नमेंट का 3.4 ट्रिलियन का बजट है, 613 बिलियन जो है उन्होंने एजुकेशन सेक्टर के लिए रखा, उसमें प्राइवेट सेक्टर को आपने कितना जो है उसके अंदर सपोर्ट किया? 1 रुपए की मराद नहीं, 1 रुपए की मराद, ठीक है ना। अच्छा, अब उसमें ये बात आ जाती है, कि जैसा मेरे साथी ने कहा
कि हर किस्म के जो है वो टैरिफ हमारे ऊपर कमर्शियल हैं, सारी यूटिलिटीज। मुझे तो हैरत होती है बात बोलने में, मैं लाइव बोल रहा हूँ, वाटर एंड सेवरेज का बिल हमारा कमर्शियल। तो जब यहाँ तक बात आ गई तो फिर क्या सपोर्ट? हमारे ऊपर चीजें लागू की हुई हैं, सारे टैक्सेस हम पर लागू किए हुए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके तवज्जुह से, आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, कि इन रिलैक्सेस को रिलीज कीजिए और बिलखुसूस उन स्कूलों को जो लेस प्रिविलेज एरियाज में हैं, उनको अपनी जंग लड़ना जो है बड़ा मुश्किल है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। कुछ ना कुछ फंड निकालिए ताकि हम बेहतर अंदाज में 38% के इन्फ्लेशन में 5% एनुअल हमें फी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बिलाल हसन को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।